गुड इवनिंग। ठहरो आईएएस पीसीएस वालों, मुझे दिक्कत हुई, आपको दिक्कत होने नहीं दूंगी। प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GAI के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन स्टेटमेंट फर्स्ट, यह नए डेटा के सृजन में सहायक नहीं है, इसलिए इसकी लोकप्रियता घट रही है। स्टेटमेंट सेकेंड, ChatGPT चैटबॉट जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पर्याय बन गया है। स्टेटमेंट थर्ड, इससे व्यक्तिकृत लर्निंग कंटेंट, ग्रेडिंग, फीडबैक और पाठ्यक्रम के निर्माण में मदद मिल सकती है। स्टेटमेंट फोर, इससे गोपनीयता, साइबर सुरक्षा तथा कॉपीराइट जैसे मुद्दों पर सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट फर्स्ट एवं फोर। ऑप्शन नंबर बी, स्टेटमेंट सेकेंड एवं फोर। ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट सेकेंड एवं थर्ड। एंड ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट है, सही है। और स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट फोर रॉन्ग है, गलत है। तो आइए समझते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट फोर रॉन्ग क्यों हुआ। GAI, G जनरेटिव, A आर्टिफिशियल, I इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्यों हुआ? क्योंकि इस बुद्धि को, सोचने की, समझने की जो बुद्धि होती है, उसको प्रोग्राम के थ्रू बनाया गया है। ये एक विश्लेषण का प्रोग्राम है, तरीका है। ओके। और ये जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों है? तो जेनरेटिव, जेनरेट से जेनरेटिव बना है, तो जेनरेट का मतलब होता है सृजन करना, सृजन करना। तो इसलिए इसका नाम हुआ जेनरेटिव इंटेलिजेंस। और क्या सृजन करना? तो मानव निर्मित जो टेक्स्ट है, कोड है, म्यूजिक है, कंटेंट है, उसका ये सृजन करता है। कैसे करता है? तो उसका मानव निर्मित डेटा का ढेर सारा डेटा है, ढेर सारे कंटेंट हैं इंटरनेट पे, उसका विश्लेषण करके और ये अलग से एक कंटेंट बनाता है, कोड बना देता है। इसलिए इसका नाम जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। स्टेटमेंट फर्स्ट, ये नए डेटा के सृजन में सहायक नहीं है, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये कंटेंट को, कोड को, म्यूजिक को बना देता है, इसलिए इसकी लोकप्रियता घट रही है। नहीं, इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। सेकेंड, ChatGPT, चैट जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पर्याय बन गया है, ये सत्य है। चैटबॉट, मान लीजिए कि आप जब नेट चला रहे होते हैं, आपको महात्मा गांधी पर एस्से लिखना होता है। अगर आप उसमें ChatGPT में जाकर के अगर आप डिमांड करते हैं कि एस्से ऑन महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के संबंध में जितने भी इंटरनेट पे डेटा है, सबका विश्लेषण करके ये आपको महात्मा गांधी पर एस्से लिख करके और प्रोवाइड करा देता है। यह क्या है? यह डेटा का विश्लेषण ही तो है।
यह दूसरे डेटा का विश्लेषण करके, उसको देख करके उसका प्रतिरूप तैयार कर लेता है खुद का, और ये क्या होता है, क्वालिटी पूर्ण होता है और अट्रैक्टिव होता है। ओके। स्टेटमेंट 4, इससे गोपनीयता, साइबर सुरक्षा तथा कॉपीराइट जैसे मुद्दों पर सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता है। ये रॉन्ग है, लगाया जा सकता है। गोपनीयता, मान लीजिए मोबाइल पर बहुत सारा इंटरनेट पर व्यक्ति के डेटा होता है, हमारी डेटा होती है, आपकी डेटा होती है, तो उस डेटा का भी तो यह उपयोग करता है, उसका भी तो विश्लेषण करता है। तो हमारे व्यक्ति की गोपनीयता कहाँ रही, उसकी सेपरेसी तो भंग हो गई। तो यह एक बड़ी चुनौती है हमारे लिए, आपके लिए। साइबर सुरक्षा, इससे साइबर सुरक्षा जैसे समस्या खड़ा हो सकती है। मैलवेयर, स्पाईवेयर का नाम आपने सुना होगा, जो साइबर जो अपराधी हैं वो क्या करते हैं, आपके मोबाइल पर भेज करके और आपके जो डेटा है, आपका जो प्रोग्राम है, उसको करप्ट कर देता है। तो इससे जो साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध को बढ़ावा मिल सकता है। ओके। नेक्स्ट, कॉपीराइट जैसे मुद्दे। ये क्या करता है, टेक्स्ट को, कोड को, म्यूजिक को कॉपी करता है, नकल करता है और फिर विश्लेषण करके उसी आधार पर आपको डेटा, कंटेंट प्रोवाइड कराता है। इससे जो मूल डेटा है आपका और इसके द्वारा जो डेटा प्रोवाइड किया गया है, उसमें नाम मात्र के फर्क होने के कारण नहीं के बराबर फर्क होता है। तो इससे असली और नकली का भेद करना मुश्किल हो जाता है और कॉपीराइट जैसे मुद्दे खड़े हो जाते हैं, समस्या खड़ी हो जाती है। को एक चीज ध्यान में रखना है, मैं इस तरह की नेगेटिव और पॉजिटिव बातों को स्टेटमेंट के रूप में इसलिए रखती हूं कि जब आप मेंस का पेपर देंगे, आईएएस का या पीसीएस का, तो वहां पर आपको इस तरह के क्वेश्चंस दे सकता है और उसमें ये लाइन जोड़ा रहेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GAI के संबंध में विवेचना करे और आज के संबंध में इसकी लोकप्रियता या इसकी कमियों को उजागर करे। तो कमी में अभी मैंने आपको बताई और इसके फायदे क्या हैं वो भी मैं बताई, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, मोटा अनाज के संबंध में निम्न में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है? कथन, स्टेटमेंट फर्स्ट, भारत द्वारा 2019 को मिलेट ईयर के रूप में मनाया गया। स्टेटमेंट सेकेंड, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, कोदो, शमा, कुटकी जैसी कुछ पारंपरिक अनाजों को मोटे अनाजों की श्रेणी में रखा जाता है। स्टेटमेंट थर्ड, बाजारों में इसे सुपर फूड कहा जाता है। स्टेटमेंट 4, इसे पोषक तत्वों की भारी कमी होती है। इसमें पोषक तत्वों की भारी कमी होती है, इसलिए इसे मोटा अनाज कहा जाता है। आइए ऑप्शन पे विचार करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड फोर्थ। ऑप्शन नंबर बी, स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड। ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट सेकेंड एंड फोर्थ। एंड ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड। राइट है, सही है। एंड स्टेटमेंट 1 एंड 4 रॉन्ग है, गलत है। तो आइए बात करते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 4 रॉन्ग हुआ तो क्यों हुआ। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मोटा अनाज आज वैश्विक बाजार में
चर्चा का विषय बना हुआ है और मोटे अनाज के उत्पादन को लेकर के विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा पहलकदमी की जा रही है। भारत 2018 को मिलेट ईयर के रूप में मनाया था और ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि 2019 को मिलेट ईयर मोटे अनाजों के वर्ष में मनाया गया, जो कि गलत है। ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, कोदो, कुटकी, शमा, ये कुछ मोटे अनाज हैं। और इसको मोटा अनाज क्यों कहते हैं? तो मोटे अनाज कहने का मतलब यह है कि इसके उत्पादन में अत्यधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। कम सिंचित वाले क्षेत्र में भी इसका उत्पादन अच्छे से किया जाता है। इसकी उत्पादकता भी अधिक होती है। इसके उत्पादन में गेहूं और चावल के मुकाबले, धान के मुकाबले 70% कम जल की आवश्यकता होती है। सूखा क्षेत्र में भी इसका उत्पादन किया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो भूमि अनुपजाऊ है, इसमें कीटनाशकों का, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किए बिना ही इसका उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में किया जा सकता है। इसलिए इसे मोटा अनाज कहा जाता है। और अभी हालिया रिसर्च में, वैज्ञानिक शोध में यह बात सामने आई है कि जो यह हमारा त्यक्त अनाज है, पारंपरिक अनाज है, जिसे आज मॉडर्न युग में लोग छोड़ चुके हैं, इसे कहते हैं, मक्के को कहते हैं, ये गरीबों का भोजन है, इसे कौन खाता है? खास करके आज के जनरेशन के बच्चे कहते हैं ये घास फूस है, ये कोई खाने की चीज है। लेकिन आज पता चला है ये फाइबर से भरपूर है, ग्लूटीन लेस है, एंटीऑक्सीडेंट है, मोटापा को रिड्यूस करता है, ब्लड शुगर के लेवल को कम करता है। इसलिए वैश्विक स्तर पर इसकी मांग की जा रही है। 10 साल तक भी ये अनाज खराब नहीं होता है। ये इसकी नेचुरल प्रकृति है, गुण है। आज जो डिब्बा बंद सामान हम खाते हैं, बचपन से ही जब बच्चे पैदा लेते हैं उस समय से ही उससे डिब्बा बंद दूध पिलाया जाता है, जिसमें कार्सिनोजेनिक, कैंसरकारी पदार्थ होता है। प्रिजर्वेटिव के रूप में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। और ये जो मोटा अनाज है, जिसे आज लोग यूं कहें कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते हैं ओट्स, जई, उसका प्रयोग गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छा होता है। कहते हैं जो गर्भवती महिलाएं अगर ओट्स का सेवन करती है तो बच्चों का विकास अच्छे से होता है। बाजरा जो शुगर लेवल को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। इन मोटे अनाज में आयरन होता है, कैल्शियम होता है। आज देखिए बड़े बड़े महानगरों में लोगों को जब जाते हैं तो हमारे एज से पहले, आयु से पहले ही हमारे हाथ पैर हड्डियों में दर्द होने लगता है, तो कैल्शियम की गोली, विटामिन डी की गोली खाने को दे दिया जाता है। लेकिन ये जो बाजरा है, ये रागी है, कैल्शियम से भरपूर, आयरन से भरपूर। जो एनीमिक बच्चे होते हैं, एनीमिया को दूर करने में यह इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में वैश्विक स्तर पर इन चीज़ों की मांग हो रही है, इसके उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए भारत के पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2023 को मिलेट ईयर, मोटे अनाजों के वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। चलिए अब पुराने दादा दादी के नुस्खे की ओर अब लौट चलो
पारंपरिक ट्रेडिशनल फूड की ओर। अगर आपको सेहत को अच्छा रखना है, अगर आपको आयु को बढ़ाना है, अगर आपको अपने आप को भला चंगा रखना है, तो चलें, अब लौट चले ट्रेडिशनल फूड की ओर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।